सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई हम लोग आज देखने वाले हैं मूड एंड कंडीशनल के टॉप 50 क्वेश्चंस और इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत सारे इसमें हमारे खुद से बनाए गए क्वेश्चंस हैं। कोशिश करी जाएगी कि जितने कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जाते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें कवर किया जाए। साथ ही साथ में हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड और इसके अलावा आपका पूरा कंडीशनल जो चैप्टर है उसको पूरे तरीके से इसमें कवर किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पूरी वीडियो को जब देखोगे तो आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये चैप्टर, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैड paid attention to the early warnings issued by the climate experts about the upcoming flood risks, they would have able to prevent large scale destruction in the valley। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन के सिंपल होने के बावजूद भी क्वेश्चन लंबा इतना होता है कि बच्चा उसको ना समझ नहीं पाता है। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो करने का तरीका है वो नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको कैसे सिखाता हूं कि भाई पूरे सेंटेंस को ब्रेक कीजिए, तो इससे जब जब आप जैसे जैसे आगे चलोगे तो आप सीधे के सीधे आंसर मार्क कर पाओगे। जैसे कि देखते हैं एक बार, इफ आपका कंजंक्शन है, कंडीशन को बता रहा है। द एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, हैड पेड। हैड पेड को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है। हैड पेड व्हाट, तो अटेंशन। और किस चीज के लिए अटेंशन, तो अटेंशन के साथ टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द अर्ली वार्निंग्स। कौन सी अर्ली वार्निंग्स? अर्ली वार्निंग्स विच वर इशूड, जो कि इसी इशू करी गई थी। सो विच वर इशूड को हमने रिड्यूस करके यहाँ पे पार्टिसिपल बना रखा है, पास्ट पार्टिसिपल। और किसके द्वारा इशू करी गई थी, तो बाय क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, जो क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। और किसके बारे में थी, तो अबाउट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अपकमिंग फ्लड रिस्क। अपकमिंग फ्लड रिस्क के बारे में ये की गई थी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अटेंशन दी होती उन अर्ली वार्निंग्स पे, तो जो कि इशू की गई थी इनके द्वारा, तो एक तो ये कह सकते हैं कि वो वार्निंग्स जो पास्ट में इशू करी गई थी, पास्ट में इशू करी गई थी तो ये कंडीशन पास्ट की, तो हेड प्लस वी थ्री, तो ठीक है। अगर आपका इफ क्लॉज में यानी कि कंडीशन हेड प्लस वी थ्री पास्ट की अनरियल है, तो उसका रिजल्ट भी बेसिकली क्या होता, पास्ट का अनरियल होता। पास्ट का अनरियल होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो दे सब्जेक्ट है, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब में हैव आ गया। इसके बाद में एबल आ गया। एबल जो कि एडजेक्टिव है, क्या हैव के बाद में एडजेक्टिव लगा सकते हो? नहीं, तो आपको यहाँ पे बीन का प्रयोग भी करना पड़ेगा। सो दे वुड हैव बीन एबल टू प्रिवेंट। तो दे वुड हैव बीन एबल टू प्रिवेंट, तो वे उसको प्रिवेंट करने के लिए एबल होते। क्या प्रिवेंट करने के लिए? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन द वैली। तो जो बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है वैली में, बेसिकली उसको वो प्रिवेंट कर सकते थे, उसके लिए वो एबल हो सकते थे। सो हैव प्लस वी थ्री आपको लगाना था, यहाँ पे बीन को आपको ऐड करना पड़ेगा। मैंने बीन ही क्यों ऐड किया, क्योंकि एबल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम तब लगाते हैं जब कोई लिंकिंग वर्ब आ जाए। सामान्यतः कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है तो बी की फॉर्म लगा देते हैं। हैव के बाद में बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, इसीलिए बीन का प्रयोग यहाँ पे किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका है, हैड द नेगोशिएटर्स अराइव्ड एट द वेन्यू इवन 10 मिनट्स अर्लियर। देखो जब भी आप हैड प्लस सब्जेक्ट से शुरू करते हो कंडीशनल सेंटेंस को, तो ये मीनिंग वही देता है जो इफ वाला होता है। सो इफ द नेगोशिएटर्स, इसका यही सेंस है। ठीक है, तो इसका अगर मीनिंग की बात करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कि इसका वही मीनिंग है जो मैं आगे लिख रहा हूं। सो इफ द नेगोशिएटर्स हैड अराइव्ड, तो यानी कि आप कह सकते हैं, तो थर्ड कंडीशनल है। ठीक है, तीसरा जो आपका पास्ट की अनरियल कंडीशन होती है जिसको काउंटर फैक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, सो इफ द नेगोशिएटर्स हैड अराइव्ड, तो आप कह सकते हो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द वेन्यू। वेन्यू पर अगर आगे होते, कब आगे होते, तो 10 मिनट्स अर्लियर, जितना आए थे उससे पहले, यानी कि ये तो पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो इसका मतलब है हेड प्लस वी थ्री आपका सही है, तो इस पार्ट में तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि पास्ट की अनरियल कंडीशन किससे दिखाते हैं, हेड प्लस वी थ्री से। प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन किससे दिखाते हैं, या तो वी टू से और या फिर वर से। वॉच का प्रयोग तो हम करते नहीं है। इसके अलावा आपका जो प्रेजेंट की रियल कंडीशन होती है उसमें क्या आता है, आपका V1 आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो अगर आपका रिजल्ट एक फैक्ट है तो फैक्ट को हम V1 से दिखाएंगे। अगर रिजल्ट एक प्रिडिक्शन है, पॉसिबल प्रिडिक्शन है, तो फिर ऐसे केस में विल या सेल के साथ में V1 लगाएंगे। अगर आपका रिजल्ट प्रेजेंट का अनरियल है तो वुड प्लस V1 आएगा। अगर पास्ट का अनरियल तो वुड हैव प्लस V3 आएगा। तो क्योंकि पास्ट का अनरियल है तो यहाँ पे देख लेंगे, वुड के अलावा कुड भी आ सकता है, आपका माइट भी आ सकता है, ये सब मॉडल्स भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आगे दे यानी कि बेसिकली नेगोशिएटर्स की बात कर रहे हैं। कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रिवेंट। दे कुड प्रिवेंट, तो ये तो प्रेजेंट का अनरियल होता है, बट क्या हम प्रेजेंट के अनरियल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट के अनरियल की। तो दे कुड हैव प्रिवेंटेड, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए दे कुड हैव प्रिवेंटेड।
वर्ब की थर्ड फॉर्म की हमें जरूरत पड़ेगी हैव के साथ। तो क्या प्रिवेंट कर दिया होता, द अदर पार्टी, किस चीज से प्रिवेंट कर दिया होता, तो प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम साइनिंग द डील, डील को साइन करने से। कैसे, तो विथ एक प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अ कंपीटिंग फर्म, एक जो कंपीटिंग फर्म है, दैट हैड ऑफर्ड बेटर टर्म्स, जो कि बेसिकली बेस्ट बेटर टर्म्स ऑफर कर रही थी। तो आप कहोगे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द कमिटी रिकमेंडेड दैट। अब द कमिटी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रिकमेंडेड आपकी क्या वर्ब है। अब हम रिकमेंड कोई चीज कब करते हैं, जब कोई चीज को करने की जरूरत होती है, तो जरूरी होता है। जब भी हम नेसेसिटी की बात करते हैं या रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं और आगे अगर क्या आ जाए दैट क्लॉज, तो दैट आपका कंजंक्शन आ गया। तो दैट क्लॉज में क्या लगता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अगर कोई भी ऐसा क्लॉज या फ्रेज या शब्द आता है जो बेसिकली नेसेसिटी को दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट का, तो आगे जो हम बात लिखते हैं क्या जरूरी है, जरूरी है कि जो आउटडेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं इनको रिवाइज किया जाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो रिवाइज कर दिए गए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उनको रिवाइज किया जाना चाहिए। अगर उनको रिवाइज किया जाना चाहिए यानी कि तो नेसेसिटी है, जरूरत है, तो कंपनी की रिकमेंडेशन है, तो अगर रिकमेंड हमने लिख दिया तो इसके आगे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल काम करते हैं, या तो शुड प्लस V1 लगा देते हैं या वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं। एक्टिव की जरूरत है तो एक्टिव लिखेंगे, पैसिव की जरूरत है तो पैसिव लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्टिव पैसिव में या किसी और चीज में चेंज करना है, जस्ट क्या करना है आपको, जिस तरीके की फॉर्म की जरूरत होगी वर्ब की उसमें बस बेस फॉर्म आएगा, सिंगुलर प्लूरल पास्ट प्रेजेंट सब भूल जाइए। आ जाइए एक बार देख लेते हैं। तो द कमिटी रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया, दैट के द आउटडेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल से आपका सब्जेक्ट बना नई क्लॉज का, इज रिवाइज्ड, अब इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। इज रिवाइज्ड लिख दिया तो ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा दी। मैंने क्या कहा है कि आपको बेस फॉर्म लगानी है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करेंगे तो इज की बेस फॉर्म बी होती है, तो या तो आप बी रिवाइज्ड लिखिए। आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करेंगे, वो रिवाइज कर देंगे, क्या लिख देंगे कि सर इज रिवाइज्ड नहीं आना चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए और वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ठीक है, सो आपको रिवाइज नहीं करना है, अगर आप रिवाइज लिखोगे तो गलत है, आपको क्या लिखना है, बी रिवाइज्ड। अब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि बी रिवाइज्ड हमने क्यों लिखा है। बेटा एक बात बताइए, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो किसी चीज को रिवाइज करेंगे या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिवाइज किया जाएगा, तो आप कहोगे कि सर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको रिवाइज किया जाएगा, तो वी नीड अ पैसिव स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यही करते हैं। सो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो पहला शब्द है ना इसको बेस फॉर्म में रखना है। बी को हम प्रेजेंट में नहीं रख सकते, बी को पास्ट में नहीं रख सकते, कुछ और में नहीं रख सकते, बी को बेस फॉर्म में रखना है, तो ये बेस फॉर्म में आ गया, तो बी रिवाइज आपका करेक्ट हो जाएगा। हम चाहें तो इसको और किस में लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो शुड बी रिवाइज्ड भी लिख सकते हैं। सो शुड बी रिवाइज्ड इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, शुड बी रिवाइज्ड भी लिखा जा सकता है, तो दो तरीके से आप बना सकते हो, बी रिवाइज्ड या शुड बी रिवाइज्ड। ठीक है, बट इज रिवाइज्ड या वॉज रिवाइज्ड ये सब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इमीडिएटली आपका आगे एडवर्ब है, किस क्यों करना चाहिए इनको रिवाइज, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 + V1। सो टू प्रिवेंट व्हाट, क्या क्या प्रिवेंट करना है, फर्दर एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स में एडिशनल एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, और कहां पे, सो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द केमिकल प्लांट, जो केमिकल प्लांट है वहां पे। सो आप इजीली कह सकते हो कौन से पार्ट में एरर है, सो बी पार्ट में। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मेरी क्लास में आपको एक चीज जो और एक बोनस मिलता है वो ये है कि मैं जस्ट इस चीज पर फोकस नहीं करता हूं कि जो चैप्टर है उसी की जानकारी दूं। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि जब सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, सो सेंटेंस एक क्या सेंस देना चाह रहा है, क्या उसका भाव है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेंटेंस में जो बाकी के वर्ड्स हैं उनका क्या यूसेज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे इन सेशंस को जो मैं आप लोगों के लिए खास करके लेके आया हूँ। ठीक है, सो हैड सी टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम। अब जैसे देखा ना, हैड सी टेकन यानी कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि इफ सी हैड टेकन, नहीं कहना चाहते मेरे भाई, यही तो कहना चाह रहे हैं कि इफ सी हैड टेकन, यानी कि कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, यानी कि पास्ट की अनरियल कंडीशन है। सो अगर उसने मेडिसिन को टाइम पे ले लिया होता तो टेकन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेडिसिन, ऑन टाइम यानी कि समय पर। शी वुड बी अलाइव, अब देखो आपको क्या लगेगा, ज्यादातर बच्चों को कि कंडीशन कब की है, पास्ट की, तो रिजल्ट कब का होना चाहिए, पास्ट का। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि पास्ट में थी लेकिन दे अफेक्ट द प्रेजेंट, मतलब कंडीशन पास्ट के लिए वैलिड थी बट द रिजल्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट,
प्रेजेंट में रिजल्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपसे ये कहा कि अगर आप कल पढ़ लिए होते तो आज आपको ये नहीं करना पड़ता, कंडीशन पास्ट की है पढ़ना, लेकिन रिजल्ट तो आज है। यही तो कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे का फेलियर होता है और फेल होने के बाद में घर वाले उससे क्या कहेंगे कि बेटा अगर पास्ट में मेहनत कर ली होती, अगर तूने पहले मेहनत कर ली होती तो आज रोना नहीं पड़ता। रोना कब पड़ रहा है? प्रेजेंट में। लेकिन मेहनत कब नहीं की? पास्ट में। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे कंडीशन पास्ट की होते हुए भी रिजल्ट प्रेजेंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट का अनरियल रिजल्ट किससे दिखाते हैं? वुड प्लस बी1 से। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन है कि दवा अगर पास्ट में टाइम पे ली होती तो आदमी जिंदा कब होता? आज। मरा पास्ट में, लेकिन जिंदा होता तो आज होता ना। तो सी वुड बी अलाइव। वुड बी अलाइव का मतलब है कि वह जिंदा होती। एंड कंजंक्शन है बी, क्योंकि वुड बी लिखना चाह रहे हैं तो वुड के बाद बी आ गया, लिविंग हैप्पीली। वह आज जिंदा होती और खुशी से जी रही होती। यानी कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। सो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। नो एरर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एरर मार्क करने की गलती मत करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। हैड सी टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम शी वुड रिकवर मच फास्टर देन सी डिड। अगर मेडिसिन टाइम पे ली होती तो वो जितना फास्टर उसने रिकवर किया था, देखो ये पार्ट तो सेम ही है, सी वुड रिकवर मच फास्टर देन सी डिड। अब जैसे देखा ना, देन सी डिड, अगर मेडिसिन टाइम पे ली होती तो पास्ट में ही रिकवर होती। भाई जब मेडिसिन लेते हैं तब रिकवर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि ये तो पास्ट की ही बात है। वैसे भी डिड लिख दिया, जितने में उसने किया था उससे जल्दी, इसका मतलब है ये तो पास्ट है। अब की बार क्या हो रहा है कि कंडीशन भी पास्ट है और रिजल्ट भी पास्ट है, इसीलिए वुड रिकवर नहीं, वुड हैव रिकवर्ड लिखना चाहिए हमें। सो वुड हैव रिकवर्ड, यहां पे हमें पास्ट में रिजल्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका, वुड दैट आई वर्कड हार्डर एंड गॉट अ गुड जॉब। अब देखो जो आपके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, जैसे आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। इसका मतलब यही है कि दिल सीने में दो है ही नहीं, एक है। तो ये रिग्रेट है, सो इट्स अ रिग्रेट। रिग्रेट को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो रिग्रेट को दिखाने के लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? अगर प्रेजेंट में पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना हो तो V2 का प्रयोग करेंगे। पास्ट सब्जेक्टिव मूड दिखाता है रिग्रेट्स, अनरियलिटीज। तो अगर मान लीजिए अगर मैं कहूं कि काश मैं अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच। अब वर क्यों कह रहा हूं प्रेजेंट में? बेशक हम प्रेजेंट में, फिर भी क्यों? क्योंकि हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाना है। तो अनरियल सिचुएशंस, अनरियल कंडीशंस, अनरियल जो भी आपके रिग्रेट्स होते हैं, सब कुछ किसमें दिखाते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या होगा? सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब की पास्ट फॉर्म आएंगे। जैसे सेल विल का वुड आ जाएगा, ठीक है, कैन का कुड आ जाएगा, मे का माइट आ जाएगा। तो इनकी पास्ट फॉर्म्स यूज करी जाती हैं अगर हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में यूज करें। ठीक बात है। इसके अलावा अगर हम लाइक मान लीजिए कोई प्रेजेंट की अनरियलिटी बताएं तो V1 या इज एम आर की जगह पे हम V2 लगाते हैं और वर लगाते हैं, वॉच का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम पास्ट की अनरियलिटी बताएं तो हेड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या किसी मॉडल के साथ में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जनरली वुड हैव प्लस V3 आएगा नहीं आपका इसके आई विश के बाद में या इनके बाद में। ठीक है, तो हेड प्लस V3 आता है सामान्यतः पास्ट की अनरियलिटीज के लिए। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा ना वुड दैट, ये वुड दैट का वही मीनिंग होता है जो आई विश का होता है। यानी कि इसका वही मीनिंग है काश, ए काश कहीं ऐसा होता। ठीक है, तो काश, काश का सेंस देता है, यानी कि ये बेसिकली क्या है? अपने आप में एक रिग्रेट दिखाता है। ठीक है मेरे भाई, और क्योंकि ये एक रिग्रेट है, रिग्रेट है यानी कि आप कहोगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा। अब ये क्या है? आप कहोगे देखो आई सब्जेक्ट है, वर्कड आपकी वर्ब है, लग रहा है जैसे कि ठीक है। एंड मतलब हार्डर आपका क्या? एडवर्ब है। ठीक है, एंड गॉट ये भी V2 है, आप कहोगे इधर भी V2 इधर भी V2। अ गुड जॉब, लगेगा कि सब सही है सब सही है, तो आप कहोगे नो एरर। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा वुड दैट, काश, काश मैंने मेहनत करी होती और अच्छी जॉब पाली होती। ये प्रेजेंट का रिग्रेट है, पास्ट का? मेहनत कब करी होती? भाई अगर आपको रिग्रेट करना है और आप अगर प्रेजेंट में ये कह रहे हो कि काश मैं मेहनत करता, तो कर लेना भाई। रिग्रेट क्यों कर रहा है? मेहनत कर। जितने टाइम में रिग्रेट करेगा उतने मेहनत कर लेगा। रिग्रेट्स सामान्यतः ऐसी चीजों का हम कब करेंगे? सामान्यतः ऐसी चीजों का रिग्रेट हम तब करते हैं जब वो समय निकल चुका है। देखो कुछ रिग्रेट प्रेजेंट के प्रेजेंट में पॉसिबल है, कुछ रिग्रेट प्रेजेंट के प्रेजेंट में पॉसिबल है। जैसे हम कई बार कहते हैं काश यार मेरा भी दिमाग तुम्हारे जैसा होता, रिग्रेट है, तुम्हारे जैसा नहीं। हम कह देते हैं काश वो हमारे साथ होती, प्रेजेंट में नहीं है साथ। तो देयर आर सम रिग्रेट्स जो कि प्रेजेंट में पॉसिबल है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है सामान्यतः जो कि प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे कहीं पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है सर,
ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है। सेंटेंस यही तो कह रहा है, वुड दैट, यानी कि काश, काश मेहनत करके नौकरी ली होती, तो मेहनत कब करी होती? क्या ये प्रेजेंट में हम कहेंगे कि प्रेजेंट में मेहनत करता? नहीं, मेहनत आपने पास्ट में करी होती। और अगर ये अनरियलिटी पास्ट की है तो इसका मतलब है हैड वर्कड आपका आना चाहिए। तो वुड दैट आई हैड वर्कड हार्डर एंड हैड गॉट, हैड एक जगह लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्यों? दोनों जगह के लिए कॉमन चल जाएगा ये। तो वुड दैट आई हैड वर्कड हार्डर एंड गॉट अ गुड जॉब, कि काश मैंने मेहनत करी होती और नौकरी मिल गई होती। ठीक है, आगे देखेंगे। तो वुड दैट भी वही सेंस देता है जो आई विश देता है, और सेम इसके जैसा ही होता है इफ ओनली। इफ ओनली भी लिखेंगे तो वो भी आई विश का सेंस देता है। नेक्स्ट देखेंगे, गेटिंग अ जॉब इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये भी उस तरीके का ही क्वेश्चन है। एक जॉब पाना बहुत मुश्किल है। आई विश यानी कि काश, काश आई लर्नड सम स्किल्स एट स्कूल, ये देखो भाई, नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, काश कुछ स्किल्स स्कूल में सीख लिए होते। कब? अगर प्रेजेंट का ये ऐसा रिग्रेट होगा तो आदमी कहेगा ना सीख लेना भाई, सीख ले, किसी ने मना करा है? रिग्रेट क्यों कर रहा है? यानी कि ऑटोमेटिकली दिस रिग्रेट बिकम्स ऑफ पास्ट, ये पास्ट का बन जाता है। एंड बिकॉज इट इज ऑफ पास्ट, क्योंकि ये पास्ट का है इसीलिए हमें हेड प्लस V3 का प्रयोग करना चाहिए, V2 से काम नहीं चलेगा। तो हैड लर्नड आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉट माई पॉइंट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। गेटिंग आपका क्या सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। तो गेटिंग, गेटिंग व्हाट, तो आप कहोगे अ जॉब, अ जॉब इज गेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज आपकी वर्ब है, इज वर्ब किसके लिए? गेटिंग के लिए। जब भी कोई आपका जीरंड या इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बनता है तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो गेटिंग अ जॉब कैसा है? सो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है। कितना डिफिकल्ट है? क्वाइट, क्वाइट आपका एडवर्ब हो जाता है। ये एडजेक्टिव आपका लिंकिंग वर्ब के बाद में आया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, आई विश आपका एक पूरा रिग्रेट को दिखाने के लिए एक्सप्रेशन है। वैसे यहाँ पे आई विश के बाद में सामान्यतः हम दैट भी लगा देते हैं, आई विश दैट। ठीक है, तो दैट नॉर्मली हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, आगे नई क्लॉज आ जाती है क्योंकि दैट कंजंक्शन आ गया। तो आई सब्जेक्ट है, जहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड आपकी मेन वर्ब है, और लर्नड का ऑब्जेक्ट है लर्नड व्हाट, सम स्किल्स। ठीक है, और कहाँ पे? तो एट प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्कूल। अब आप कहोगे सर स्कूल का यूज यहाँ तो प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है या कैसे, यहाँ पे स्कूल के साथ में हमने आर्टिकल द क्यों नहीं लगाया? बिकॉज जब भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इनको प्राइमरी पर्पज के लिए यूज करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे स्कूल किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? एट स्कूल का मतलब है कि जब स्कूल में था, जब मैं पढ़ता था तब मैंने सीख लिए होते। सो दिस इज वाई हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो कौन से पार्ट में एरर है? तो आप पाओगे कि बी पार्ट में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रवि अर्ज्ड दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज टैक्स ऑन हिज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब रवि अर्ज्ड दैट, अब अर्ज करने का मतलब जानते हैं? रवि अर्ज्ड दैट, रवि ने ये अर्ज किया, रवि ने ये रिक्वेस्ट करी। सो व्हेन समबडी रिक्वेस्ट, जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो क्या होता है मेरे भाई? तो अर्ज करना यानी कि किसी चीज को रिक्वेस्ट करके कहना, बार बार कहना। तो व्हेन वी रिक्वेस्ट, तो हम बेसिकली किसी चीज की डिमांड करते हैं, मांगते हैं। मांग है, मांग कब होती है? जब जरूरत होती है। सो अगेन ये एक नेसेसिटी है। तो अर्ज के साथ में अगर दैट क्लॉज आ गई है तो ऐसे केस में हमें बेसिकली क्या लगाना है? सब्जेक्टिव मूड। अच्छा, मैं आपको ना एक सिंपल तरीका बताता हूँ सब्जेक्टिव मूड को याद रखने का। नॉर्मली जिन चीजों के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस लगाते हैं, नॉर्मली जिन चीजों के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस लगाते हैं, अगर वही चीज हम दैट क्लॉज के अंदर रखें तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है। जैसे आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, और फिर आगे मैं दैट क्लॉज लिख दूं, सब्जेक्टिव मूड आएगा। नॉर्मली हम बेसिकली अगर आई रिक्वेस्टेड लिखना, रिक्वेस्ट करने के लिए क्या आएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। जब हम किसी को कुछ अर्ज करते हैं, किसी से कुछ बार बार कह रहे हैं, तो क्या आएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम हियर, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम हियर। और अगर इसी को दैट क्लॉज से लिखूं तो आई रिक्वेस्टेड हिम या आई रिक्वेस्टेड दैट ही शुड कम हियर, मैंने ये रिक्वेस्ट करी। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम हियर या आई रिक्वेस्टेड हिम दैट ही कम हियर या ही शुड कम हियर, करेक्ट हो जाएगा। अब ही कम हियर क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है। तो जिन चीजों के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं उन चीजों के लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है। ये बहुत बेसिक सी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे। सो रवि ने अर्ज किया है, किसको अर्ज किया है? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दैट आपका कंजंक्शन है तो सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। द गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर बेस फॉर्म आती, ठीक बात है, लेकिन अब तो नेगेटिव है, इस सरकार को इंपोज नहीं करना चाहिए। सब्जेक्टिव मूड में सर नेगेटिव आएगा तो डज तो लगाना पड़ेगा ना। क्या डज की जगह डू लगा दें बेस फॉर्म? मैं कहूंगा नहीं।
सब्जेक्टिव मूड में जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो V1 के पहले ऐसे ही खुला छोड़ दो, नॉट को कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट नॉट इम्पोज, आप चाहें तो इसको नॉट इम्पोज लिख दें, यानी कि डज नॉट को तो आपको पक्का काट देना है। आप या तो चाहें तो सिंपल क्या लिख दें, नॉट इम्पोज, ये आपका करेक्ट हो सकता है, नॉट इम्पोज करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको शुड नॉट इम्पोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। शुड का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं, तो शुड नॉट इम्पोज, ठीक है। तो रवि अर्ज्ड दैट द गवर्नमेंट सब्जेक्ट शुड नॉट इम्पोज या नॉट इम्पोज, क्या नहीं इम्पोज करे, टैक्स किस पे, ऑन हिज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई वॉज सॉरी ही वॉज कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, काश वो पार्टी में आ रहा होता, पार्टी आज है, ये तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट का रिग्रेट दिखाना है, तो आई विश है, आई विश से रिग्रेट है, तो ही वॉज नहीं लिखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे कभी भी हम वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे सब्जेक्टिव मूड में, सब्जेक्टिव मूड में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। ही वर कमिंग टू द पार्टी, ही वर कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, काश वह आज पार्टी में आ रहा होता। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, आई कुड हैव अरेंज्ड द मीटिंग अकॉर्डिंगली, तो इफ आपका क्या है, कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, वुड हैव, अब देखो इफ के साथ में ना तो आपको वुड का प्रयोग करना है, ना आपको विल का प्रयोग करना है, ना ही आपको शुड का प्रयोग, सॉरी शुड तो फिर भी पॉसिबल होता है, लेकिन इफ के साथ में आपको विल, सेल और वुड, इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर इनका प्रयोग नहीं करना है तो यू के साथ में वुड हैव इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है, अर्लियर से पता चल रहा है पास्ट है, तो हैड प्लस V3 लिखेंगे। सो इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, तो इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, कोई भी कंजंक्शन ऑफ टाइम आ जाए या कोई भी कंजंक्शन ऑफ कंडीशन आ जाए, टेल, विल एंड वुड इनका यूज नहीं करते, ठीक है। तो आगे मेन क्लॉज आगे आई सब्जेक्ट है, कुड हैव अरेंज्ड, मैं कर सकता था, क्या कर सकता था, द मीटिंग अकॉर्डिंगली, उस तरीके से मैं मीटिंग अरेंज कर सकता था, तो पार्ट बी में आपका एरर है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सी बिहेव्स एज दो, देखो एज इफ आए या एज दो आए, ये बेसिकली किसी चीज के मैनर या तरीके को बताने के लिए आता है कि कोई कोई काम कैसे करता है, ठीक है। लाइक का सेंस देता है, ऐसे, जैसे कि, ऐसे, है ना, ये वाला सेंस। तो एज दो या एज इफ दोनों का सेम सेंस होता है। एज दो हो या एज इफ हो, इसके साथ में हम रियल सिचुएशंस यूज कर सकते हैं और अनरियल यूज कर सकते हैं, यानी कि अनरियलिटी एंड रियलिटी दोनों बातें कर सकते हैं। जब रियलिटी की बात करते हैं तो इट शोज पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करता है कि शायद ऐसा रहा हो। जैसे मैं अगर ये कहूं कि सी बिहेव्स एज इफ सी इज लाइक सी इज मैड, वह ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वह पागल है। सो सी बिहेव्स एज इफ सी इज मैड, दैट मीन्स कि मे बी सी इज मैड। अगर हमने नॉर्मल टेंस लिखना है, ध्यान देंगे, एज इफ हो या एज दो हो, तो एज इफ और एज दो दे बोथ मीन द सेम, तो एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए, इन दोनों के साथ में क्या होता है, अगर आगे आ जाता है नॉर्मल टेंस, ठीक है, जैसे टेंस हमें आना चाहिए वैसा, जिस टेंस की नॉर्मली जरूरत पड़ती हो, तो ऐसे केस में ये क्या दिखाता है, तो आपको सर ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और जब भी इसके साथ में आ जाए पास्ट सब्जंक्टिव, पास्ट सब्जंक्टिव क्या दिखाता है, अनरियलिटी को, तो ये अनरियलिटी को दिखाता है। नॉर्मली अगर मैं आपसे एग्जाम में कहूं कि दोनों ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, तो आपको पास्ट सब्जंक्टिव को सही मान लेना है, तो ये अनरियलिटी दिखाता है। अगर एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन दिखे तो आपको पास्ट सब्जंक्टिव को सही मानना है। सी बिहेव्स एज दो, वह ऐसे बिहेव करती है, बिहेव्स को देख के लग रहा है पास्ट की मतलब प्रेजेंट की घटना है, एज दो यानी कि ऐसे। सी ओन्स द एंटायर कंपनी, बट इन रियलिटी, तो सी सब्जेक्ट है, ओन्स आपकी वर्ब है, यहां तक सही इसलिए लग रहा है कि हो सकता है ओन करती हो, ऐसे बिहेव कर रही है तो मे बी सी इज द ओनर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओन्स द एंटायर कंपनी, बट आगे कंजंक्शन आ गया, इन रियलिटी, वास्तव में सी इज जस्ट एन एम्प्लॉय। अब आगे हमने कह दिया कि वो तो सिर्फ एम्प्लॉय है, यानी कि उसका कंपनी को ओन करना, इट्स एन अनरियलिटी। अगर ये अनरियलिटी है, इसका मतलब है यहाँ पे ओन्स नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओन्ड आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में अनरियल कंडीशन को हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करने का प्रयास करेंगे इसका, जल्दी जल्दी। देखो, आई वुड रेदर, कोर्स चेक कर रहा था मोबाइल में यार एक्चुअली,
मैच चल रहा है ना, इंडिया वालों को धो रहे हैं इंग्लैंड वाले फिलहाल, हैं बॉलर्स को टेस्ट मैच में। मुझे लगा बीच में एक बार स्कोर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई वुड रेदर यू कम विथ मी टू द कॉन्फ्रेंस बट इफ यू आर बिजी आई विल गो अलोन। देखो एक बात समझने का प्रयास करना, ये वुड रेदर क्या होता है, अपने आप में मॉडल होता है। दो मॉडल होते हैं आपके, एक होता है हेड बेटर और एक होता है वुड रेदर। हेड बेटर हम तब लगाते हैं जब हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं, और वुड रेदर हम तब लगाते हैं जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं। नॉर्मली क्योंकि ये मॉडल है तो इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ आई वुड रेदर गो देयर, आई वुड रेदर कॉल हर, आई वुड रेदर कम विथ राधिका, मैं राधिका के साथ आऊं, है ना। तो ये आपका वुड रेदर के साथ में नॉर्मली वी वन आता है। लेकिन वुड रेदर को ना समटाइम्स हम इनडायरेक्ट एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी जगह होता तो मेरी प्रेफरेंस ये होती, यानी कि नॉर्मली वुड रेदर प्रेफरेंस दिखाता है हमारी खुद की सब्जेक्ट की। लेकिन अगर सब्जेक्ट ये कहना चाहे कि मैं आपकी जगह होता तो मेरी प्रेफरेंस ये होती, बट मैं आपकी जगह तो हूं नहीं, तो फिर मेरी प्रेफरेंस की भी बात नहीं। तो इसका मतलब है, देखो अगर मैं नॉर्मल ये लिख दूं कि वुड रेदर आ रखा है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वुड रादर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मॉडल है तो वी वन आ जाएगा। बट अगर कभी ऐसा हो कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वुड रादर आएगा, तो ऐसे केस में एक और सब्जेक्ट अगर आ जाए तो फिर वी वन की जगह पे वी टू यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आपका इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, आई वुड रेदर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कॉन्फ्रेंस में चलता। तो ये कहना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इफ आई वुड रेदर यू, यू आ गया तो कम नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे मेरे भाई, आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग सून। एरर बताएंगे फटाफट फटाफट। देखो आई विश आ गया, आई विश अनरियल कंडीशन को दिखाता है, यू सब्जेक्ट है। आगे मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि यू विल स्टॉप स्मोकिंग, आप स्मोकिंग स्टॉप करोगे, बट आप तो नहीं करोगे, अनरियल बात बता रहा हूँ, ये मेरा रिग्रेट है। आई विश आपको साफ साफ रिग्रेट दिखा रहा है, तो रिग्रेट के केस में विल तो नहीं लगा पाओगे। विल की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है, तो वुड सही है। वुड के बाद में वी वन आ गया, वी वन आ गया क्या, स्टॉप वॉट, स्टॉप स्मोकिंग, कब, सून। आप कहोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही, नो एरर है। क्वेश्चन डालने का पर्पज क्या है, क्वेश्चन डालने का पर्पज है, समटाइम्स बच्चों को लगता है कि जिस तरीके से इफ के साथ में वुड नहीं आ सकता है, सिमिलरली आई विश के साथ में भी वुड नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इफ जो है वो कंडीशन को दिखाता है, और कंडीशन की क्लॉज में सेल, विल और वुड नहीं आ सकते हैं। बट आई विश जो है वो कंडीशन को नहीं दिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अनरियलिटी को दिखाता है। तो आई विश के साथ में वी कैन यूज वुड प्लस वी वन, ठीक है। हालांकि वुड है प्लस वी थ्री का प्रयोग आई विश के साथ में भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ही फेल्ट एज इफ ही वर ओवररन बाई अ 10 टन ट्रक। इसका आंसर करेंगे, देखो सोच समझ के आंसर करोगे तो आंसर सही कर जाओगे। तो ही सब्जेक्ट है, फेल्ट आपकी वर्ब है, ही फेल्ट उसने ऐसा फील किया, फेल्ट वर्ब है यानी कि वी टू यानी कि कंडीशन पास्ट की है। एज इफ यानी कि आपका वही आगे, अगर नॉर्मल टेंस होगा तो अगर नॉर्मल टेंस आगे होगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये आपका बेसिकली प्रिडिक्शन है। और अगर आगे नॉर्मल टेंस नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आपकी सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये अनरियलिटी है। उसने ऐसा फील किया जैसे कि, इफ ही आपका सब्जेक्ट है, वर आ गया। अब देखो सबसे पहले तो ये समझना कि वर आपका क्या है, आप कहोगे वर अनरियलिटी दिखाता है, लेकिन वर क्या पास्ट की अनरियलिटी दिखाता है, आप कहोगे नहीं सर, वर दिखाता है प्रेजेंट की अनरियलिटी। क्या हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। फेल्ट यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट में ऐसा फील किया ना। अगर हमारा सेंटेंस ही पास्ट में है, अगर सेंटेंस ही पास्ट में है तो यहाँ पे वर को तो नहीं लगा सकते। अब हमें ये देखना है कि वॉज लगाएं या फिर हैड बीन लगाएं। भाई वर तो क्लियरली गलत है, क्योंकि वर तो प्रेजेंट की अनरियलिटी दिखाता है। वर बेसिकली क्या है, प्रेजेंट अनरियलिटी दिखाता है वर। हमें बात पास्ट की करनी है, पास्ट की करनी है, इसका मतलब या तो हेड प्लस वी थ्री आएगा यानी हेड बीन आएगा, और या फिर वॉज आएगा। अगर ये एक पॉसिबल कंडीशन है तो वॉज आएगा, अगर एक अनरियल कंडीशन है, मतलब अनरियल सिचुएशन है, तो आपका हेड बीन आएगा। उसको ऐसा लगा जैसे 10 टन का ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। ओवर रन करने का मतलब है किसी को ऊपर से निकल जाना। भाई किसी को ऐसा लग रहा है कि 10 टन का ट्रक ऊपर से निकल गया, क्या ये पॉसिबिलिटी 10 टन का ट्रक निकल जाएगा ना, तो जमीन से नहीं, उसमें वो कहते हैं ना रोड पे बिछा दिए जाओगे, फिर फीलिंग वीलिंग नहीं आएगी कति। तो इसका मतलब है कि ये एक अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमें हेड बीन की जरूरत पड़ेगी, ना कि वॉच की। सो हेड बीन ओवर रन
किसके द्वारा? तो बाई प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ 10 टन ट्रक। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका हेडविन का प्रयोग करेंगे भाई, है ना। वी ऑल विश, अब देखो समटाइम्स बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ आई विश अनरियल कंडीशंस दिखाता है, नहीं, विश के साथ में कोई भी सब्जेक्ट अनरियल कंडीशन मतलब अनरियल सिचुएशन या रिग्रेट को दिखा सकता है। वी ऑल विश, हम ये सब चाहते हैं, सबकी ये चाहत है क्या? दैट ह्यूमन बींग्स कैन फ्लाई, कि ह्यूमन बींग्स उड़ पाए। अगर मैं कैन लगा रहा हूं तो ये तो रियल सिचुएशन है कि ह्यूमन बींग्स कैन फ्लाई, के उड़ सकते हैं। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं उड़ सकते हैं? नहीं, इट्स अ रिग्रेट। हम सब चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स उड़ पाए, बट द फैक्ट इज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फ्लाई, नहीं फ्लाई कर सकते। इसका मतलब है कैन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? आप कहोगे सर कुड लगाओ, तब आपका सेंटेंस सही होगा कि काश ह्यूमन बींग्स उड़ पाते। यही तो कहना चाह रहे हैं, हम ये सब चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स उड़ पाते। अगला क्वेश्चन है आपका, ही आस्क्ड अस दैट वी डांस्ड इन द पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स। जैसे देखा ना, ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है, अस उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो एक बात समझने का प्रयास करना, ये जो आस्क वर्ब है इसके साथ में नॉर्मली हम दो मीनिंग निकालते हैं। पहला पहला आस्क का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। ही आस्क्ड अस इफ वी वर फाइन, उसने हमसे पूछा कि क्या आप ठीक हो। ही आस्क्ड अस व्हेन ही अराइव्ड, उसने हमसे पूछा कि वह कब आई। ये सब प्रश्न है, बट आस्क का सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं होता है। आस्क को हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं ना, वो भी कर देते हैं। कि जैसे मान लीजिए पार्टी चल रही है, हम कहते हैं यार उसको डांस करने के लिए पूछ लेना। एक्चुअली में डांस करना कोई क्वेश्चन थोड़े ना जो पूछना है उससे, क्या डांस करना कोई प्रश्न है? नहीं, हम कहना तो यही चाहते हैं ना कि उससे डांस करने के लिए बोल दे। तो हम यही तो कहते हैं कि यार उससे पूछ लेना, डांस कर लेते। हम कई बार ऐसे कहते हैं यार उससे पूछ लेना मेरे साथ चल ले, तो पूछने की कहते हैं या कहते हैं कि बोल दे जाके मेरे साथ चल ले। तो अल्टीमेटली व्हेन वी आस्क समबडी टू डू समथिंग, इसका मतलब है हम उससे ये कह रहे हैं कि तू ये कर ले। वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन। तो समटाइम्स आस्क जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह यूज हो सकती है जब हम डायरेक्टली किसी से कुछ कहते हैं। आई आस्क्ड हर टू कम विथ मी, मैंने उससे अपने साथ चलने को कहा। अब ये आस्क का मतलब क्वेश्चन नहीं है। आई आस्क्ड हर टू कम विथ मी का मतलब है आई टोल्ड हर टू कम विथ मी। बस क्या है कि टोल्ड में ये है कि डायरेक्टली कह दिया कि चल, और आस्क में ये है कि थोड़ा सा पोलाइटली कह लिया कि चलो ना। दैट्स अबाउट इट। तो आस्क कैन बी यूज्ड इन दैट वे, और जब इस तरीके से यूज होती है जहां पे उसके साथ इंफिनिटिव आ सकता है। आई आस्क्ड एवरीवन टू डांस इन द पार्टी, मैंने सबसे कहा कि पार्टी में डांस करो। आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन हियर, मैं यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। आई आस्क्ड एवरीवन टू डांस इन द पार्टी, या मैं कह सकता हूं ही आस्क्ड अस टू डांस इन द पार्टी। यानी कि यहां पे ना ये जो सेंटेंस है, ही आस्क्ड अस टू डांस इन द पार्टी, तो यही तो कहना चाह रहा हूं। ही अगर ये पूरे को हटा देना दैट से लेके, ही आस्क्ड अस टू डांस इन द पार्टी एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, और हम खुद को एंजॉय करें। यही तो कहना चाह रहा है, यही तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब है जब टू डांस वाला सेंस है यानी कि इंपेरेटिव वाला सेंस है, तो ऐसे केस में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे अगर दैट कंजंक्शन है तो फिर हमें यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जंक्टिव मूड के प्रयोग में हमें वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो वी डांस इन द पार्टी एंड एंजॉय, तो आगे भी V1 और इधर भी V1, इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आस्क का मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। हाँ, आस्क के साथ में अगर कोई WH वर्ड आ जाए तो नॉर्मल आगे पास्ट टेंस आएगा। आस्क के साथ में मान लीजिए इफ आ जाए या वेदर आ जाए तो नॉर्मल टेंस आएगा, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन पूछने के सेंस में आया है। यहाँ पे आस्क बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि यहाँ पे आस्क पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट कर दो, इंजॉयड कर देंगे, सी पार्ट में एरर कर देंगे और बस हो जाएगा, बस राम राम सत्य, 4 नंबर गए, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में। मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग ना सेंटेंसेस को समझें। कई सारे बच्चों के साथ ये भी हो सकता था कि यहाँ पे मान लीजिए इस दैट को ना मैंने इधर दे दिया होता, तो कुछ बच्चे दैट की जगह पे इफ लगा देते कि सर आस्क के साथ तो इफ आता है। हालांकि इफ लगा के वो सही हो जाता, लेकिन फिर वो इंजॉय गलत हो जाता, इंजॉय गलत हो जाता। तो अगर ये दैट इधर होता ना तो कुछ बच्चे ए मार्क कर देते, कुछ बच्चे सी मार्क कर देते, बी को कम बच्चे मार्क करते, क्योंकि और खास करके अगर यही क्वेश्चन अभी मूड कंडीशनल में आ रहा है, वहां तक तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मूड का क्वेश्चन है तो सही से करो। बट यही क्वेश्चन अगर आपका किस में आ जाएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस में, तो फंस जाओगे भाई। मिसलेनियस क्वेश्चंस के लिए ना आपके लिए एक बहुत बढ़िया हमने जुगाड़ करा है, ठीक है। शाम 7 बजे एक
इवेंट है, जरूर देखना आप लोग, है ना। देखो एक बार, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की जरूरत है। जहां जहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस लग सकता है वहां वहां पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इट इज इंपेरेटिव, यह इंपेरेटिव है, यह जरूरी है। इट इज इंपेरेटिव, तो इट इज इंपेरेटिव जैसे ही लिखा, दैट आपका कंजंक्शन है। योर पासपोर्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया। कैरीज, अब देख के तो लगेगा पासपोर्ट सिंगुलर है तो कैरीज सही होगा, लेकिन इट इज इंपेरेटिव। इस वाली क्लॉज से पता चल रहा है कि कोई चीज जरूरी है। आगे दैट क्लॉज आ गई, तो दैट क्लॉज में क्या लगना चाहिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ये आपकी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, कैरी है। ये सीपीओ मेंस 2013 का क्वेश्चन है। सीपीओ मेंस 2013 में ये 2 क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो द केस डज नॉट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट, देखो, तो द केस सब्जेक्ट है, डज नॉट रिक्वायर। अब रिक्वायर शब्द आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव तो रिक्वायरमेंट तो ही नहीं, फिर मूड का है। तो ध्यान रखना, जब हम ये कहते हैं ना ये होना जरूरी है तो भी मूड आता है, और जब हम ये कहते हैं कि ये होना जरूरी नहीं है तो भी मूड आता है। अब ना देखने में तो ऐसा लगेगा, अरे जरूरी है तो भी आ रहा है, जरूरी नहीं है तो भी आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हर समय मूड आएगा। बातें इतनी सिंपल नहीं होती। लैंग्वेज में ना क्रिटिकली एनालिसिस करना चीजों का बहुत जरूरी होता है। बातें उतनी सिंपल नहीं जितनी लग रही हैं। एक तो जरूरत की बात ही नहीं है, एक तो कोई चीज फैक्ट है वो जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि हमारे घर में सभी लोगों को बराबर माना जाता है, फैक्ट है, यहां पे जरूरत का सेंस ही नहीं है। लेकिन एक मैं ये कहूं कि हमारे घर में जरूरी है कि सबको बराबर माना जाए, ये जरूरत है। और एक मैं ये कहूं कि हमारे घर में जरूरत नहीं है कि सबको बराबर माना जाए, तो ये हम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो हमें तब भी मूड लगाना है जब जरूरत है ये कहना हो, और हमें तब भी मूड लगाना है जब हमें ये कहना हो कि जरूरत नहीं है। जरूरत वाली चीज अगर आ गई तो नेगेटिव सेंस में आई है या पॉजिटिव में, वी नीड प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डज नॉट रिक्वायर आया फिर भी हमें क्या लिखना चाहिए, आगे मूड लिखना चाहिए। तो दैट आपका क्या आ गया, कंजंक्शन। ही सब्जेक्ट है तो इज नहीं, ही बी प्रेजेंट लिखेंगे या ही शुड बी प्रेजेंट लिखेंगे। तो केस के लिए जरूरी नहीं कि वो वहां पे प्रेजेंट हो। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपके बेसिकली मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, बट इनमें ना ज्यादातर जगह पे हमने थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करें ऑप्शंस में, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड विल फिनिश्ड इट विल बी मच क्विकर। अब देखो इसका आंसर आपको करना है कि क्या होगा आंसर। अब देखो ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि सर विल के बाद में V2 नहीं आना चाहिए। विल के बाद में बेटा V2 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन में आप आंसर मार दोगे, यहाँ पे फिनिश्ड है। लेकिन मैं कहूँगा रुको थमो, मैंने बार बार आपको एक बात बताई है कि कंडीशन चाहे टाइम की हो, चाहे कंडीशन आपकी किसकी हो, मतलब सॉरी नॉट कंडीशन, चाहे क्लॉज कंडीशन की हो, चाहे क्लॉज आपकी टाइम की हो, दोनों ही केस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें सेल विल का प्रयोग नहीं करना है। अब वैन के साथ में क्लॉज बनी है तो विल तो आएगा ही नहीं। क्या न्यू रोड के साथ में सीधा फिनिश्ड लिखते हैं? भाई रोड फिनिश कर रहा है किसी को या रोड को फिनिश किया जा रहा है? किया जा रहा है, पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर कब बनेगा? पैसिव स्ट्रक्चर तब बनेगा जब हम कोई बी की फॉर्म ऐड करें। तो अगर मैं यहां से विल को हटा के और यहाँ पे मान लीजिए इज लिख दूं, सो व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इज फिनिश्ड आपको लिखना चाहिए, ना कि विल फिनिश्ड। तो विल फिनिश्ड की जगह पे इज फिनिश्ड आपका आ जाएगा, तो विल हट जाएगा, इज आ जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में आपका एरर है। दोबारा से एक बार पूरे सेंटेंस को समझा देता हूँ। इट आपका सब्जेक्ट है, टेक्स आपकी वर्ब है। यहां से पता चलता है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। इट टेक्स हुम, किसे, तो मी, और क्या लगता है 1 घंटा। किस चीज में 1 घंटा लगता है? वी नीड टू डिफाइन इट, ठीक है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। टू गेट टू वर्क, काम तक पहुंचना। ध्यान देंगे वर्क के साथ में कोई अभी आर्टिकल नहीं आता है, तो टू आपका 2 + V1 आ गया। टू आपका ये प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वर्क। एट द मोमेंट यानी कि करंटली, फिलहाल ऐसा होता है। बट लेकिन जब ये जो नया रोड है ये पूरा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी बेशक ये फ्यूचर में होगा, लेकिन वैन के साथ में जब भी हम लिखेंगे तो टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज है तो सेल विल तो नहीं आ सकता है। तो हमने देखा कि द न्यू रोड सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे देखते ही ऐसा लगेगा कि विल के बाद में V1 आना चाहिए सर, तो विल फिनिश कर दो।
तो ऐसे केस में आप जो क्या करेंगे कि फिनिश की जगह पे ये कर देंगे, सी पार्ट में एरर मार्क कर देंगे। लेकिन मेरे भाई मैं कहूंगा कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही बात हमें याद नहीं रखनी चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन टाइम क्लॉज है, टाइम क्लॉज में सेल विल का प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब है विल भी गलत है और ये फिनिश्ड भी गलत है। और विल तो 1000% गलत है, क्योंकि फिनिश में तुम जो करना चाहो वो कर लो, आप विल को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। फिनिश्ड की जगह फिनिश लिख दो, कोई और फॉर्म लिख दो, फिनिशिंग लिख दो, जो चाहते हो लिख लो, लेकिन विल को जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन जरूर है कि अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब विल को सिंपल हटाऊं नहीं, इसको हटाना नहीं है, सिर्फ सिर्फ इसकी जगह पे क्या कर दो कि कोई ऐसी फॉर्म लगा दो जिसके बाद में ईडी फॉर्म चल पाए। तो बी फिनिश्ड पैसिव बनाने के लिए, और बी की फॉर्म क्या है प्रेजेंट में, इज आ जाएगी, इज आ जाएगी, इसका मतलब है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इज फिनिश्ड, इट विल बी मच क्विकर, ये बहुत ज्यादा जल्दी में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, अगला आपका क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी मैंने मॉडिफाई करे सिर्फ थोड़ा थोड़ा, तो ये भी मॉडिफाइड ऑप्शंस के साथ है, इसका भी आंसर करेंगे भाई। इफ यू हैड, वैसे ओरिजिनल जो सेंटेंस था ना उधर वाला, उसमें इज फिनिश्ड पहले से ही दिया गया था, और आगे जो विल है वो विल गायब था, वहां पे विल आपको लगाना था, बस वहां पे था इट बी मच क्विकर, तो वहां पे लिखना था इट विल बी मच क्विकर। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में ये एरर था। आगे देखेंगे, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, तो इफ आ गया, इफ के साथ में बेसिकली अप्राइज्ड आ गया आपका। देखो ये एक सेंटेंस है, इसके 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, वो हमें देखना है। तो इफ आपका आ गया कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, यू सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अप्राइज्ड आपकी मेन वर्ब है। सो हेड प्लस V3 ये आपकी पास्ट की अनरियल कंडीशन है। अगर आपने मुझे अप्राइज, यानी अप्राइज करने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्राइज्ड मी अबाउट, वैसे अबाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑफ आता है, अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो एक तो ऑफ देखना है, 4 ऑप्शंस में अबाउट है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे। तो ऑफ प्रेपोजिशन है योर प्रॉब्लम, कब बता दिया, तो अर्लियर, अर्लियर को देख के हम कह सकते हैं पास्ट है, और पास्ट है यानी कि हमारा हेड प्लस V3 एकदम जस्टिफाइड है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आई वुड हैव अलाउ यू टू गो, आगे मेन क्लॉज आई, सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, हैव आ गया, के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की हमें जरूरत थी, इसीलिए हमें अलाउड लिखना था, ना कि अलाउ। इसका मतलब है ये क्या एरर था, ये तो हमें मिल गया। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे वुड अलाउ कर दिया, वुड अलाउ किसकी बात है, प्रेजेंट की, तो हम प्रेजेंट में तो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो कंडीशन किसकी है, पास्ट की है। हालांकि अगर हमारा कोई ऑप्शन ठीक ना हो तो हम इस ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आप किसी जगह पे किसी इवेंट में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी गेट पे आपको रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते, आपको अगर सर जी बहुत समस्या ये है वो है, और मैं तो, मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है, तो जो वो सिक्योरिटी पर्सन है वहाँ पे, वो आपसे ये कह सकता है कि देखो अगर तुमने मुझे पहले अपनी दिक्कतों के बारे में बता दिया होता पहले, तो मैं अप्रूवल लेके रखता और अब तुम्हें अलाउ कर देता। तो अलाउ करने वाला एक्शन जो है इट कैन बी ऑफ प्रेजेंट, बट नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि बेटा अगर अलाउ तुम तब कर देते तो अब कर दो ना यार, तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं। तो नॉर्मली हम ये मानेंगे कि ये कंडीशन किसकी है, पास्ट की है, कंडीशन पास्ट की, तो रिजल्ट भी किसका रहा होगा, पास्ट का। हालांकि इसका प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हम उसको तब एक्सप्लोर करेंगे जब अगर कोई और ऑप्शन ना होगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हम इसको गलत ही मान के चलेंगे स्टिल, क्योंकि हमें समटाइम्स एसएससी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, तो आप खुद भी एक बार आंसर मार्क करना, आप में से ज्यादातर बच्चे इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप सोचो एक बार, सोच लिया कौन सा आंसर होगा। आप में से ज्यादातर बच्चे सी ऑप्शन मार्क कर देंगे, हम भी देखेंगे सी सही है कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कर देंगे। इफ आपका सब कंजंक्शन आ गया, सेम वही है, लेकिन यहाँ पे ना हेड की जगह पे कैन अप्राइज कर दिया। बेटा अगर पास्ट की घटना है तो कैन अप्राइज से हम नहीं दिखा पाएंगे, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, ये तो सही है। आई शुड हैव अलाउड यू टू गो, लगेगा कि यार हमने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि आगे मेन क्लॉज में शुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा शुड उतना आसान नहीं है यहाँ पे लाना। मैंने लास्ट जो लाइव मॉक टेस्ट कराया था पंडित्स वाला, वहां पे भी इस क्वेश्चन को, इस तरीके के पॉइंट को डिस्कस किया था कि पता है वुड हैव अलाउड आपकी पास्ट की अनरियल रिजल्ट को दिखाता है, बट शुड हैव अलाउड मुझे आपको अलाउ कर देना चाहिए था, चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। बेटा ये तो पता है क्या है, ये एक रिग्रेट नहीं है, मतलब ये अनरियल रिजल्ट नहीं है ना। तो मुझे पता था, मुझे पता ही नहीं था तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आई शुड हैव अलाउड यू। ये तो मैं तब कहता अगर मुझे पता था। जैसे मान लीजिए आप, या फिर मान लीजिए आप गेट पे खड़े हो,
और गार्ड ने आपको अलाउ नहीं किया, मैं आता हूं, मैं कहता हूं यार यू शुड हैव अलाउड हिम, का मतलब यार तुम्हें कर देना चाहिए था। मैं अपने लिए अगर ये कहूंगा ना, शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जो काम हमें कर देना चाहिए था लेकिन हमने वो नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मुझे कर देना चाहिए था, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमने बताया होता तो मैं कर देता, पर तुमने बताया ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे शुड हैव का सेंस ही नहीं बनेगा भाई। अब लास्ट देखें, हैड यू अप्राइज्ड, हैड यू अप्राइज्ड का वही मीनिंग होता है इफ यू हैड अप्राइज्ड। आगे अबाउट नहीं, ऑफ आना चाहिए वैसे, ठीक है, तो ऑफ लगा लेना। योर प्रॉब्लम अर्लियर, आई वुड हैव अलाउड यू, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखेंगे मॉडल्स का यूज। लास्ट पंडित का जो मॉक डिस्कस किया था उसमें अच्छे से बताया था मैंने ये वाला पॉइंट। वैसे बहुत जल्द मॉडल्स के भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पे, चिंता ना करना। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। ये जो लेस्ट होता है ना, लेस्ट मेरे भाई, इस लेस्ट के बाद में भी या तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यानी कि V1। तो लेस्ट के साथ देखो क्या क्या आ सकता है, मैं ये बता देता हूँ आपको। लेस्ट ना एक तो आपको ना कॉशन देता है, सावधानी। तो लेस्ट के बाद में या तो आप क्या लगाओगे, शुड प्लस V1 या अकेला V1। क्या नहीं लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते हो, तो नॉट का प्रयोग कतई नहीं करना गलती से भी। जो वर्ब आएगी ना मेरे भाई, ये भी सामान्यतः नेगेटिव नेचर की वर्ब आएगी, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, नेगेटिव नेचर का आएगा, ठीक है। नॉट नहीं लगा सकते हो। अगर आपको कहीं पे दिखे विल दिख जाए, शैल दिख जाए, खास करके मे एसएससी बहुत लगाता है, या एसएससी वुड लगा दे, या एसएससी V2 लगा दे, दीज थिंग्स आर ऑल इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आता है, मूड आता है, देख लेंगे। तो होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड नॉट गेट लॉस्ट, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यू शुड गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ह्यूज क्राउड में खो जाओ। तो आपका कौन से वाले पार्ट में एरर है, ये नॉट वाले में, नॉट नहीं आएगा, इसीलिए इस पार्ट में एरर है, ठीक है, बी ऑप्शन। सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है एंड दिस इज नॉट मॉडिफाइड, ये शायद मॉडिफाइड नहीं है एज फार एज आई रिमेंबर। आगे देखेंगे, इट इज टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप्स। अब जब भी हम इट इज टाइम लिखते हैं, इट इज हाई टाइम लिखते हैं, इट इज अबाउट टाइम लिखते हैं, इट इज एप टाइम लिखते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जब हम लिखते हैं तो इसके बाद या तो हम इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं, इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम फॉर मी टू गो होम, इट इज टाइम फॉर यू टू गो होम। तो या तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, या फिर इट इज टाइम के बाद में अगर दैट क्लॉज आ जाए, समटाइम्स दैट को लिखते हैं तो समटाइम्स दैट को ड्रॉप भी कर देते हैं। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट आएगा प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सो इट इज टाइम आ गया। समवन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो दैट है ना वो आपका हिडन आंसर है ना, दैट हिडन है। समवन टेक्स नहीं होगा, समवन टुक यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कौन सा है, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है भाई, 8/10/2023, ठीक है, ये 2023 का ही रहा होगा। कंक्रीट स्टेप्स टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ द, तो इट इज टाइम समवन टेक्स, इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। ये भी सीपीओ मेंस, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो इफ आपका कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है यू स्टडी हार्ड, ये आपका V1 है। अगर ये V1 है यानी कि आगे आपका क्या आना चाहिए, सेल विल के साथ में V1 आना चाहिए। यहाँ पे यू श्योरली गॉट है, सो यू विल श्योरली गेट। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, है ना। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर इफ यू हैड नॉट रीच्ड, इसका यही तो मतलब है, इफ यू हैड नॉट रीच्ड, तो हैड यू लिखें या इफ यू हैड लिखें एक ही बात है, ठीक है। नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, तो पास्ट की अनरियल कंडीशन है, पास्ट का अनरियल रिजल्ट होगा, तो विल हैव नहीं, क्या आना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए। तो PYQ है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी चल लेते हैं आगे। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, इसमें भी मैंने शायद ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा, नहीं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है, ठीक है, जैसे थे ऑप्शंस वैसे रहने दिए हैं, ठीक है। तो दैट मैन को जैसे ही देखा आपने, वुड हैव अटैक्ड यू, ये तो आपका क्या है, पास्ट का अनरियल रिजल्ट है। इफ यू वेंट है, वेंट है यानी कि V2 है, ये तो प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन है। या तो कंडीशन अगर अनरियल है तो रिजल्ट भी, मतलब अनरियल कंडीशन अगर प्रेजेंट की है तो रिजल्ट भी प्रेजेंट में होना चाहिए, या अगर रिजल्ट पास्ट का है तो कंडीशन भी पास्ट में होनी चाहिए। अब आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, क्या सही करना चाहिए। देखो वैसे दैट मैन हो गया, दैट वे हो गया, इससे देख के साफ समझ आप समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो वुड हैव अटैक्ड सही है, वेंट की जगह पे हैड गॉन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हर एक गिलास में पानी दे, प्यास लग रही है, हैं?
इफ सी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो अगर इफ के साथ में हमने क्या यूज कर रखा है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि अगर वो अब निकले, बट द फैक्ट इज कि वो अब नहीं निकल रही है। सी वुड रीच यानी वुड प्लस V1 आ गया, तो इधर V2 है, इधर वुड प्लस V1 है, द स्टेशन ऑन टाइम, बाकी सब सही है, सब सही है, तो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। भाई कंडीशनल के क्वेश्चन सीपीओ में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखेंगे कंडीशनल और मूड के। आगे देखेंगे, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर। जैसे ही देखा ना अर्लियर आ रखा है, तो बात पास्ट की है, ये तो आप एकदम जस्टिफाई कर पाओगे। तो इफ आपका कंजंक्शन है, द ग्रोथ आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या कर लिया गया था, हैड बीन कंट्रोल्ड, पैसिव इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रही है, उसकी मतलब ग्रोथ किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रही है, ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, ये बात कही गई है। तो हेड प्लस V3 इसलिए सही है क्योंकि आपका बेसिकली पास्ट की सिचुएशन है, अर्लियर से पता चल रहा है। और बीन प्लस V3 इसलिए सही है क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ग्रोथ को कंट्रोल किया जाना है, ग्रोथ कंट्रोल नहीं करेगी। तो पहले वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, यानी कि यहाँ ये वाला पार्ट सही है और ये वाला पार्ट सही है, इन दोनों में एरर नहीं है। आगे देखते हैं, मैनकाइंड आपका नए मतलब रिजल्ट क्लॉज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, V1 आ गई लिव। तो वुड प्लस V1 आ गया, आप देखते ही लगेगा क्योंकि कंडीशन पास्ट की है तो रिजल्ट पास्ट का होना चाहिए, तो वुड हैव लिव्ड आ जाना चाहिए था, मतलब वुड नॉट हैव लिव्ड। इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ पोल्यूटेड वर्ल्ड, और आगे लिखा हुआ है नाउ। अब जैसे ही आपने नाउ देखा, एक बात बताइएगा, ये वही कंडीशन नहीं बन गई कंडीशन पास्ट की, कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया होता तो अब हमें बहुत ज्यादा जो पोल्यूटेड वर्ड है उसमें नहीं रहना पड़ता। अब वैसे देखोगे ज्यादातर लोग यही कह देंगे कि वुड नॉट लिव आ जाए, मतलब पॉपुलेशन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया होता तो हमें इतने पोल्यूटेड वर्ड में नहीं रहना पड़ता। अब वैसे देखोगे तो लोग यही कहेंगे कि वुड हैव प्लस V3 लगा दो क्योंकि आगे हेड प्लस V3 है। मैं कहूँगा दैट्स रेडिकुलस, यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 लगा दोगे यानी कि वुड नॉट हैव लिव्ड अगर लिख दोगे तो मैं कहूँगा गलत हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, देखो इसमें दो आपके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर। पहला, अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकते, ग्रोथ रुक जाती, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक जाती, तो आज हम पोल्यूटेड वर्ल्ड में रहते या लेस, मतलब लेस पोल्यूटेड में रहते या लेस पॉपुलेटेड में रहते। यहां पे कहीं ना कहीं या तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करते तो फर्क पोल्यूशन पे नहीं पड़ता, पॉपुलेशन पे पड़ता। तो पॉपुलेटेड वर्ल्ड हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप लेस पॉपुलेटेड वर्ल्ड में रह रहे होते, यानी कि यू वुड नॉट लिव, मतलब मैनकाइंड वुड नॉट लिव इन अ पॉपुलेटेड वर्ल्ड। बहुत पॉपुलेशन हो गई है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, सो इट इज थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। या तो ये कहना चाह रहे हैं, बट इसको गलत कहना इट इज स्टिल नॉट जस्टिफिएबल। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर कंट्रोल किया जाता तो ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन भी कम रहता। पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा कार्बन एमिशन, जितना ज्यादा कार्बन एमिशन उतना ज्यादा पोल्यूशन। तो मेरे को लगता है कि पोल्यूटेड भी चल जाता और पॉपुलेटेड भी चल जाता, पॉपुलेटेड हालांकि यहाँ पे बेटर होता। तो फिर क्या है, हो सकता है क्योंकि वी आर लिविंग इन अ पोल्यूटेड वर्ल्ड, क्योंकि हम प्रेजेंट में करंटली पॉपुलेटेड वर्ड, मतलब पॉपुलेटेड या पोल्यूटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है, टेम्परेरीली रह रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे चाहते हो, वुड नॉट बी लिविंग। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि यार लिव भी सही है और इवन आपका ये पोल्यूटेड भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी ने जो आंसर दिया वो आपका कौन से वाले पार्ट में दिया था, इस वाले में दिया था। तो पॉपुलेट मतलब पोल्यूटेड वाला तो ऑप्शन ही एलिमिनेटेड है इनके हिसाब से, क्योंकि ये पोल्यूटेड को सही मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस वाले पार्ट में अगर एरर दे रहे हैं तो एक ही पार्ट हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सो इट शुड बी नो एरर। अब आप कहोगे कि सर बट एसएससी तो ये नहीं मानती है। पहली बात तो इन चीजों पे मत चला करो, ये धोखे वाली बातें हैं कि एसएससी क्या मानती है और क्या नहीं मानती है। कद्दू मानती है, एसएससी को खुद नहीं पता कि वो क्या मानती है और क्या नहीं मानती है, और यहाँ पे लोग इस चक्कर में अपनी मार्केट बनाए बैठे हैं कि हमें पता है एसएससी क्या मानती है। अपने कुछ भी लिख दो कि एसएससी ये मानती है वो मानती है। अरे एसएससी को, पहले मेरे को भी लगता था टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि एसएससी ये मानती है, एसएससी ये नहीं मानती है, एसएससी वो करती है। कद्दू, एसएससी को खुद नहीं पता है कि एसएससी क्या मानती है और क्या नहीं मानती है। अब उसके पीछे कारण भी मेरे को समझ आने लग गया। पहले को मतलब पहले हमें लगता था कि एसएससी का पेपर कोई बढ़िया पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग बनाते होंगे, बट
ओवर द टाइम जो रियलाइज करा है वो ये है कि एसएससी का पेपर भैया आज ये इसको टेंडर दे दिया ये बना रहा है, आज ये इसको टेंडर दे दिया ये बना रहा है, इसकी कंटेंट टीम अलग तरीके की है, अलग रिसोर्सेज से पढ़ के आई है, इसकी कंटेंट टीम अलग तरीके की अलग रिसोर्सेज से पढ़ के आई है। हो सकता है कि आज भी यही बना रहा है, अगले साल भी यही बनाए, लेकिन आज जो इसकी टीम में लोग थे, जो भी आपका जिसको टेंडर मिला है, जो वेंडर है आपका, आज हो सकता है जिस वेंडर के पास में जो लोग थे उन्होंने हो सकता है अलग तरीके के सोर्स से पढ़ाई करी हो, और जो अगली बार बनाने वाले हैं उन्होंने हो सकता है अलग तरीके के सोर्स से, क्योंकि एम्प्लॉइज तो चेंज होते रहते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही टीम के अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं, हो सकता है वो 10 अलग अलग तरीके से पढ़ाई करके आए हो, कोई मेरे से पढ़ के गया हो तो कोई किसी और से पढ़ के गया हो। तो अल्टीमेटली मैं तो ये कहूंगा कि ऑथेंटिक इंग्लिश क्या है, हमें उस पर टिके रहना चाहिए। अगर एसएससी गलत आंसर देता है तो हमें उसको चैलेंज करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा मेरे भाई कि जो ऑथेंटिक है उस पर टिके रहते हैं, और अगर गलती होगी तो चैलेंज करेंगे। हम इस चीज पे क्यों चलें कि एसएससी क्या मानता है और क्या नहीं मानता, बेटर है कि इंग्लिश में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सो क्योंकि एसएससी का इतिहास कोई नया नहीं है गलत क्वेश्चंस देने का, इन्होंने भर भर के गलत क्वेश्चंस पहले भी दिए हैं, अब भी दिए हैं। रिसेंट सीजीएल मेंस यार 45 क्वेश्चन, मतलब 130 क्वेश्चन जो मेंस में पूछे गए थे उसमें से यार एक एक शिफ्ट में 10-10, 11-11 क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल क्यों नहीं हो सकता था, ठीक है। तो आपको लोगों के पीछे नहीं भागना है कि कौन क्या कह रहा है, जस्ट नो एरर, ठीक है। मैंने फिर भी बता दिया कि क्या थॉट प्रोसेस हो सकता था। एक तो पॉल्यूटेड वाला हो सकता था कि पॉल्यूटेड को पॉपुलेटेड वो समझना चाह रहे हो, लेकिन वो भी अलग पार्ट में हो जाता। पार्ट बी आंसर दिया था ये, आई एम श्योर, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, राम कैन नॉट विथड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। अब अनलेस आपका नेगेटिव कंडीशन देता है, नेगेटिव कंडीशन देता है, ध्यान रखेंगे जो अनलेस वाली क्लॉज होती है उसके अंदर कभी भी हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो सो राम कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव। तो राम अपनी मनी को विड्रॉ नहीं कर सकता, कब तक, तो अनलेस आ गया तो डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अनलेस ही गिव्स, तो अनलेस ही गिव्स लिख देंगे, पार्ट डी में एरर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हैड रजनी नॉट टेकन अ कैब टू द स्टेशन। अब वही हैड प्लस V3, अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये वही थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। सो सी वुड हैव डेफिनेटली, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा, मिस्ड आ जाएगा भाई, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में एरर है, तो आप पाओगे कहाँ गया कितना, ये वाला पार्ट, सी ऑप्शन है ना, इस वाले पार्ट में एरर, एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा मैंने पार्ट्स को ब्रेक करना कम कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा वीडियोस को स्पीड में खत्म करना है, स्पीड में कंप्लीट करना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी आप ब्रेक करते जहां जहां जरूरी लगता है, जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप रेगुलर मुझे देखते आए हैं अब तक, तो आपको इन सेंटेंसेस को ब्रेक करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इफ कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, न्यू वर्ब है, अबाउट प्रेपोजिशन है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, बिफोर कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिकमेंडेड है, हिम ऑब्जेक्ट है। इतना आप खुद से करना सीख गए होंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चलने के चक्कर में ये कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं सर एक एक को ब्रेक करो, करता रहूंगा, नहीं तो अदरवाइज जहां जरूरत ज्यादा लगेगी वहां करता रहूंगा, ठीक है। सो इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर, बिफोर को देख के समझ जाओगे पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे न्यू नहीं हैड नोन होना चाहिए, इफ आई हैड नोन अबाउट हिम बिफोर, क्योंकि हैड प्लस V3 से पास्ट की कंडीशन दिखाते हैं। अगर आगे हैड नोन है तो यहाँ पे विल हैव नहीं वुड हैव होना चाहिए, दो जगह पे एरर है। तो डी भी ऑप्शन सही है और ए भी ऑप्शन सही है। अब आपको पेपर में तो एक ही लगाना है। अब पेपर वाले ने ना यही नहीं सोचा कि ये अनरियल कंडीशन है तो यहाँ पे न्यू जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये तो पक्का है, चाहे न्यू रहे चाहे हेड नोन रहे, विल तो पक्का गलत है ना। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसने सिर्फ इतना देखा कि पास्ट की बात है, विल नहीं वुड आएगा, बट उसने ये नहीं देखा कि पास्ट की अनरियल बात है, अनरियल कंडीशन है तो हेड प्लस V3 भी आना चाहिए। तो ये भी एरर है। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यार ये छोटा एरर है, ये बड़ा एरर है, ये कद्दू एरर है, वो सब नहीं कहूंगा, बट स्टिल मुझे लगता है बेनिफिट टू ऑल होना चाहिए क्वेश्चन, बट ठीक है। इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट ऑफिस नाउ। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में ही, तो
नाउ दे रखा है, तो इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन, कब ब्रेक डाउन हुआ कार का? पास्ट में। अगर पास्ट में ब्रेक डाउन हुआ तो विल भी आना चाहिए या वुड भी आना चाहिए? आप कहोगे सर वुड भी। अगर कार का ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता तो हम कहां पे होते? ऑफिस में होते। तो क्योंकि नाउ आ रखा है तो इसीलिए बेसिकली हमें इसमें वुड हैव बीन लगाने की जरूरत नहीं है, वुड भी लिख दीजिए, वी वुड बी एट द ऑफिस नाउ, हम ऑफिस में होते नाउ। अगर यहाँ पे नाउ की जगह बाई नाउ होते तो वी वुड हैव बीन रीच्ड, मतलब वी वुड हैव रीच्ड, नॉट बीन रीच्ड, वी वुड हैव रीच्ड लिख सकते थे, अब तक पहुंच चुके होते, पहुंच चुके होते, पास्ट में पहुंच चुके होते। ठीक है, आगे देखेंगे। ही बिहेव्स, वह ऐसे बिहेव करता है एज इफ ही वर अ किंग। अब बिहेव्स है यानी कि किसकी बात है? प्रेजेंट की। अच्छा ये इफ में गलती में कह रहा, सब सही लग रहा है, नो एरर दिख नहीं रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एज आ जाना चाहिए, सो एज इफ। तो ये ना इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो ये ना ये वाला पार्ट जो है ना इसको इंप्रूव करना है, तो आप पाओगे कि यहाँ पे एज लगाना है, सो बिहेव्स एज इफ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। गलती से अंडरलाइन करना भूल गए। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, इफ ओनली का मतलब भी क्या होता है? आई विश, काश, काश में फिर से जवान हो जाता। तो आई वॉज तो नहीं लिख सकते, अनरियल कंडीशन में वर का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी। हैड बीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पास्ट की बात नहीं कर रहे अभी। काश में अब जवान हो जाऊं, ये थोड़ी कहूंगा पास्ट, काश में पास्ट में जवान हो जाता, पास्ट में तो हम थे ही जवान, नहीं, इसीलिए हैड बीन आपका नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। आई एम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका क्या है? रिग्रेट है, रिग्रेट में एम का प्रयोग तो नहीं कर सकते। वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिग्रेट्स के लिए वॉज नहीं वर का यूज करते हैं। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। इन हिज मेमोयर, मेमोयर बेसिकली जो अपने हम डायरी वायरी लिख लेते हैं ना उसी को बोल देते हैं। ठीक है, सो इन हिज मेमोयर एटनबर्ग सेड दैट लीशा वुड हैव बीन 11 इफ सी वाज विथ अस टुडे। तो जैसे ही देखोगे तो इन प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है हिज मेमोयर, एटनबर्ग आपका सब्जेक्ट है, शेड आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है। तो दैट कंजंक्शन है तो एक तो ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा नहीं आने चाहिए, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि दैट नहीं आना चाहिए। तो या तो दैट हटाओ, तो आगे ऑप्शंस में देखोगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब लगा रखे हैं, तो हम यहाँ पे दैट को हटा के चलेंगे। ठीक है, लीजा वुड हैव बीन 11, लीजा 11 साल की हो चुकी होती, यहाँ पे वुड हैव बीन हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे वुड भी चल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि लीसा आज 11 साल की होती, ये भी कह सकते हैं कि लीसा आज 11 साल की हो चुकी होती, तो यहाँ पे परफेक्ट भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इफ सी वॉज विथ अस टुडे, अगर वो आज हमारे साथ होती, तो सी वॉज आएगा या सी वर आएगा? आप कहोगे सर सी वर आएगा, आज अगर हमारे साथ होती तो सी वर आएगा, इसका मतलब है वॉज तो नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन में दैट है, गलत हो जाएगा। तो सी मतलब वुड हैव बीन। अब आप देखोगे कंडीशन कहां पे है? प्रेजेंट में, लेकिन रिजल्ट कब का है? कंप्लीटेड दिखा रहा है, वुड हैव बीन आ रखा है, तो वर है और फिर भी वुड हैव बीन है। क्यों? क्योंकि हम कह देते हैं ना कि अगर आज वो यहां होती तो 11 साल की हो चुकी होती, चुकी होती यानी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होता। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट लगा रखा है। आगे देखेंगे। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, देख के लगेगा कि आई विश यानी कि अनरियलिटी, अनरियलिटी में वर सही होता है यानी कि सेंटेंस सही है, बट सोच के देखो एक बार, काश मैं अपने पेरेंट्स की सुन रहा होता, अगर ये प्रेजेंट की अनरियलिटी है तो भाई सुन ले ना, रिग्रेट क्यों कर रहा है? सुन ले। इसका मतलब है कि ऐसी अनरियलिटी प्रेजेंट में नहीं होती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना वो जॉब वाला शुरू में, अगेन ये भी एक ऐसी ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि सामान्यतः पास्ट से रिलेट करेगी, कि काश, हम कहते हैं ना जब मान लीजिए आदमी का फेलियर मिलता है, आदमी को सक्सेस नहीं मिल पाई, कि काश अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती तो आज भटकना नहीं पड़ता। तो बात कब सुनी होती? पास्ट में। इसीलिए वर लिसनिंग नहीं, या तो हैड बीन लिसनिंग या हैड लिसन्ड, हैड लिसन्ड ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, अनलेस वी आर नॉट श्योर, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो अनलेस वी आर श्योर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। सो अनलेस वी आर श्योर ऑफ आवर गोल्स वी कैन नॉट अचीव देम। बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेना। नॉट अंटिल जब सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो वहां पे बेसिकली हमें क्या लगाना पड़ता है? इन्वर्जन। क्या इन्वर्जन लगा रखा है? नहीं, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। एक्सेप्ट इफ तो बेसिकली इस चीज को छोड़ के बस, है ना, तो वो तो नहीं बनेगा। आगे देखेंगे। आई विस्ड, अब क्योंकि आई विस्ड है तो पास्ट की अनरियल विश है, पास्ट की अनरियल विश है तो हैड प्लस V3 आना चाहिए, तो हैड ट्राइड हार्डर, ये मोर हार्ड है इसीलिए गलत हो जाएगा। हैव वाला बनेगा नहीं, ऊपर हैव वाला बनेगा नहीं। आगे, इट इज टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। अब देखो कुछ बच्चे, देखना, इट इज टाइम, इट इज टाइम के साथ में फॉर प्लस ये आ गया तो आगे 2 + V बना जाएगा, 2 + V बने दे रखा है तो सही है, गो टू बेड।
इट इज टाइम फॉर मी टू बाई ए न्यू कार, इट इज टाइम फॉर मी टू गो होम, इट इज टाइम फॉर यू टू हेल्प मी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज टाइम यू हेल्प्ड मी, अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो बेसिकली क्या लगाएंगे हम, V2 लगाएंगे। बट अगर 2+V1 होगा तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। बट फॉर देयर वेलर दे वुड हैव डिफीटेड। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में प्रीवियस ईयर में आया था इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बनके, बट मैंने इसको एरर डिटेक्शन के फॉर्म में कर दिया, थोड़ा चेंज भी किया इसको। सो बट फॉर का मतलब होता है मेरे भाई विदाउट, विदाउट यानी के बिना, उनकी बहादुरी के बिना, दे वुड हैव डिफीटेड। मेरे भाई एक बात बताओ, बहादुरी के बिना तुम किसी को हराओगे या खुद हार जाओगे? यार बहादुरी के बिना तो हार जाएंगे ना। अगर बहादुरी के बिना हार जाएंगे तो इनको हराया गया होता, हराया गया होता तो एक्टिव स्ट्रक्चर है पैसिव, तो दे वुड हैव बीन डिफीटेड, पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा भाई। तो बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, विदाउट यानी कि इसको बेसिकली एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका ये बनता है, इफ इट वॉज नॉट फॉर देयर वेलर या इफ इट हैड नॉट बीन फॉर देयर वेलर। तो इस पूरे की जगह पे हम बट फॉर लिख देते हैं। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, ध्यान रखेंगे विदाउट। सामान्यतः इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बट फॉर योर हेल्प, मैंने आपसे आके कहा बट फॉर योर हेल्प आई वुड फेल या आई वुड हैव फेल्ड। अब आप कहोगे मैं कह रहा हूं आपसे कि बिना आपकी मदद के मैं फेल हो जाऊंगा या हो चुका होता। सामान्यतः हम फेल होने से पहले ये नहीं कहते किसी से कि तुम्हारी मदद के बिना तो मैं फेल हो जाऊंगा। सामान्यतः जब हम सफल हो जाते हैं और फिर अपना ग्रेटिट्यूड किसी को दिखाने आते हैं तो हम कहते हैं कि यार तुम्हारी मदद के बिना ना मैं कर नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशंस नॉर्मली ऑटोमेटिकली पास्ट के सिचुएशंस होती है, इसीलिए वुड हैव प्लस नॉर्मली आप पाओगे बट फॉर के साथ आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जहाँ पे बट फॉर के साथ में वुड प्लस V1 दे दिया, उसको चेंज करा के वुड हैव प्लस V3 लिखवाएंगे। और इस चीज को देख के कुछ लोग क्या करते हैं, रूल बना देते हैं कि वुड हैव के साथ में मतलब बट फॉर के साथ में वुड हैव प्लस V3 आता है। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप खुद से सोचो, यहाँ पे भी बट फॉर देयर वेलर, भाई बहादुरी के बिना हार जाते, कब हार जाते? पास्ट में हार जाते ना भाई, पास्ट में हार जाते। मैं अगर कहूं कि बट फॉर योर हेल्प आई वुड फेल, ये तो एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया लाइफ के प्रति कि तुम्हारी हेल्प के बिना तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों फेल हो जाओगे? मेहनत करो। नॉर्मली ये चीजें हम तब कहते हैं जब एक्शन निकल चुका होता है, एक्शन निकल चुका होता है तो पास्ट का होता है, तो इट्स नॉट अ रूल। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि लाइक बट फॉर योर सपोर्ट यानी विदाउट योर सपोर्ट आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, कह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उससे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, तुम सपोर्ट करो तभी जी पाऊंगा, सो बट फॉर योर हेल्प आई वुड डाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वुड हैव डाइड लिखो, क्योंकि अगर उसको बात कहना चाहते हो आप प्रेजेंट में, नॉर्मली यह भी पास्ट में ही कहना चाहिए। अगर आप नेचुरली इस सेंटेंस को देखोगे तो ये पास्ट का रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें कहीं जब जाती हैं कि यार तुम्हारी मदद के बिना मर गया होता। ये जो इंग्लिश है ना अंग्रेजों ने बनाई है, और अंग्रेजों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो रोज के ड्रामे होते हैं ना निब्बा निब्बी के, कि बाबू तुम नहीं मिली तो मर जाऊंगा, नून रोटी खाऊंगा पर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, है ना। तो ये तो हमारे यहाँ के ड्रामे हैं, वहां पे ऐसे नहीं होते। वहां पे नॉर्मली ये चीजें ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए की जाती हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए की जाती हैं। तो बट फॉर देयर वेलर, ये सपोर्ट वाली बात। ये भी देखो, वेलर का मतलब होता है बहादुरी। भाई उनकी बहादुरी के बिना वो हार जाते हैं। कब हार जाते हैं? पास्ट में। क्या इसको प्रेजेंट में नहीं लिख सकता था? दे वुड बी डिफीटेड लिख सकते थे, दे वुड बी डिफीटेड। इसका मतलब हो जाता है कि बिना उनकी बहादुरी के वो हार जाएंगे। सही बात है, हार जाएंगे बिना बहादुरी के। ठीक है, लेकिन क्योंकि अनरियल दिखाना है तो ये तो वैसे ही रियल कंडीशन बन जाती, अनरियल तो पास्ट में आएगा, है ना। आगे देखेंगे। आई विश यानी कि काश, इफ ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, काश, और ही नहीं, आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, माई स्कूल। अब देखो आई विश ये CGL का क्वेश्चन है, ईयर 1। तो एक है आई वर, एक है आई हैड बीन। इसमें भी ना ऑप्शंस मैंने चेंज करें थोड़े से। तो जैसे आप देखोगे ना, आपको लगेगा सर आई वर लगा दो, एक को लगेगा आई हैड बीन लगा दो। काश मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता, और अगर ये बात प्रेजेंट की है तो आप वर लगाओगे, और अगर ये बात पास्ट की है तो आप हैड बीन लगाओगे। अब आप खुद से सोच के बताओ कि ये सिचुएशन कब की रही होगी। इसमें ऑप्शन चेंज करें मैंने। वैसे दोनों जगह की पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है कोई आज आज जैसे मैं इस कंडीशन में खड़ा हूँ,
मान लीजिए आज मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, और मेरा स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता काश मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो भाई पता नहीं क्या क्या करता। एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ रहा है वो कैसा कह सकता है, उसका ये रिग्रेट हो सकता है। या मान लीजिए कि एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है उसको भी लग सकता है कि काश मैं प्रिंसिपल होता। तो दिस रिग्रेट कैन बी ऑफ प्रेजेंट, ये पास्ट का भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है और रिटायर होने के बाद वो कह रहा है कि काश मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल होता, अपने स्कूल का। वैसे पास्ट में जनरली जब आदमी की वो चीज निकल चुकी है तो ऐसे रिग्रेट कम होते हैं, ये प्रेजेंट में बेटर है। तो प्रेजेंट वाला जो है ना बेटर आंसर है, हालांकि पास्ट वाला भी ऑल रूल्ड आउट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसा ऑप्शन डाला है, तो बी ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे सी एक्टेड एज इफ सी इज द वन हु वॉज हर्ट। अब देखो एक्टेड है यानी कि पास्ट है, पास्ट है यानी कि V2 है। अब V2 है तो अगर रियल होगा तो वॉज आ जाएगा, अगर अनरियल होगा तो हैड बीन आ जाएगा। इफ सी वर हर्ट, वर अगर बेटा हमने लगा दिया तो ये तो अनरियल आ गया, वो भी किसका, प्रेजेंट का। एक्टेड है यानी कि हमें किसका चाहिए था, पास्ट का, ये तो प्रेजेंट का अनरियल है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता है। हैज बीन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, वुड तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो सी वॉज वाला सही है। वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे वही वो व्यक्ति है जिसके चोट लगी है, हो सकता है वही है जिसके चोट लगी हो, तो वेरी मच पॉसिबल। नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 42, इफ ओनली वी डैश अ लाइट इट्स डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। वी हैड लाइट, वी वर अ लाइट, वी हैव अ लाइट, या वी हैड अ लाइट। सबसे पहले देखेंगे इट्स डिप्रेसिंग, ये बहुत डिप्रेसिंग है टू वेट इन द डार्क। काश हमारे पास में एक लाइट होती, कब होती, प्रेजेंट में। अगर क्योंकि यहाँ पे इट्स लिखा है ना, तो इस इट्स का मतलब क्या है, इट इज होता है या इट हैज होता है। यहाँ पे क्योंकि आईएनजी आगे, वैसे एडजेक्टिव है, ये आईएनजी नहीं है, क्योंकि आगे एडजेक्टिव है तो इट इज आ जाएगा। इज है यानी कि सिचुएशन प्रेजेंट की है। प्रेजेंट में हैड प्लस V3 तो नहीं आता है, हैव तो आ ही नहीं सकता इफ ओनली के साथ में, क्योंकि इफ ओनली का मतलब होता है आई विश। अब आप देखोगे हैड आएगा या वर आएगा। बेटा आप लाइट होते या आपके पास लाइट होती, आप कहोगे हमारे पास लाइट होती, हमें लाइट नहीं बनना है। हम ये थोड़ी नहीं कहना काश में एक लाइट होता, नहीं, आप लाइट नहीं होते, काश आपके पास लाइट होती। सो आई विश या इफ ओनली वी हैड अ लाइट। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इफ आई वॉज द किंग। ये तो आप देखते ही कह दोगे सर आई वॉज द किंग तो गलत है, इफ आई वर द किंग। अगर मैं एक राजा होता, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश की सूरत बदल देता। CDS का क्वेश्चन है 2009 का। नेक्स्ट देखेंगे आगे, इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि आगे इफ के साथ में हैड प्लस V3 है, तो यहाँ पे आई वुड मोस्ट सर्टेनली हैव हेल्प्ड यू। हैव प्लस V3 आपको लिखना ही पड़ेगा, हेल्प्ड यू। कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला, नहीं, वुड मोस्ट सर्टेनली। अच्छा यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली है कि क्या सर इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस हेड प्लस V3 वाले पार्ट को V2 में बना दें कि इफ यू जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी, अगर आप हिंट कर दो अपनी डिफिकल्टी पे तो आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू, मैं पक्का आपको मदद कर दूंगा। पर ना तो आप हिंट करोगे ना मैं कर पाऊंगा। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस ना प्रेजेंट में नहीं बननी चाहिए, पता है क्यों। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर आप अपनी मुश्किल पर थोड़ा सा हिंट दे दो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, तो आप कहोगे यार ले लो हिंट और कर दो मदद, यही तो कहोगे। क्या आप मना कर दो, ना ना हिंट क्यों कर दूंगा, ना तो मैं हिंट करूंगा ना तो मदद करोगे। ऐसी सिचुएशंस अगर प्रेजेंट में हो ना तो वो अनरियल नहीं बन पाए, वो सब रियल हो जाए। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बेटा आप परेशानी में हो, अगर आप थोड़ा सा हिंट कर दो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, तो क्या ये अनरियल कंडीशन कहना चाह रहा हूं मैं, क्या आप हिंट नहीं करोगे, कर सकते हो ना यू। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट की है सो आप कर सकते हो, यानी कि नेचुरली इस कंडीशन को किसका होना चाहिए, पास्ट का। इसीलिए यहाँ पे हैड प्लस V3 चाहिए और आगे वुड हैव प्लस V3 आपका आ जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। CDS का एक और क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। देखो ये आपका CDS का क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे मैं गलती से वो करना भूल गया, ऑप्शंस को मॉडिफाई मॉडिफाई करके एक हैड बीन ऑप्शन भी डालना चाहिए था, क्योंकि आगे क्या है, वुड हैव प्लस V3 है, तो बच्चों को लगता है इधर हैड बीन आएगा। भाई ध्यान रखना, इधर बेशक वुड हैव प्लस V3 है, फिर भी यहाँ पे इफ आई वर ही करेक्ट है। मैं बताऊंगा क्यों। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पास्ट में तो वैलिड थी बट प्रेजेंट में भी वैलिड है। इफ आई वर यू, इसका मतलब होता है कि काश मैं आपकी जगह होता है, काश मैं आप होता, चाहे वो प्रेजेंट में होता चाहे वो पास्ट में होता। क्या पास्ट में नहीं था तो क्या आज हो जाओगे,
मैं अगर ये कहूं कि काश मैं कल वहां होता, तो ये पास्ट की एक ऐसी घटना है कि कल तो नहीं था लेकिन आज तो वहां हो सकता हूं कि नहीं, तो ये घटना सिर्फ पास्ट के लिए वैलिड है। तो इसीलिए इफ आई हैड बीन देयर लिखेंगे, आई वर देयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई वर देयर का मतलब है प्रेजेंट में होता। समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं कि काश तुमने मुझे ये कल बताया होता, अरे कल नहीं बताया था लेकिन आज तो बता दिया, तो यानी कि ना बताने वाली बात सिर्फ कल के लिए थी। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये कहूं कि काश में एक बंदर होता, काश कल में एक बंदर होता, तो क्या सिर्फ कल ही होता, आज नहीं होता? अरे ना तो कल बंदर था, ना आज बंदर हूं, ना आगे बंदर होऊंगा। यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमेशा के लिए है। तो ऐसी अनरियल सिचुएशंस जो हमेशा के लिए होती हैं, वो चाहे पास्ट की बात कर लें, प्रेजेंट की या किसी और की, वर से ही दिखाएंगे, हेडविन से नहीं। हिम क्यों गलत है? क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर ये लिंकिंग वर्ब होती है, इनके बाद में नॉमिनेटिव केस आता है, इसीलिए ही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, अनलेस यू विल वर्क हार्ड। अब देखो अनलेस के साथ में सेल विल का प्रयोग नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखेंगे मेन क्लॉज में नॉर्मली नॉट आता, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस या अंटिल वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे, इट एक्सपेंड। अब जैसे देखा आपने, आपको लगेगा इधर V1 है, फ्रीज है, तो विल एक्सपेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट जैसे ही आप ये लगाओगे, मैं कहूंगा कम हो। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टैग नहीं डल रखा है वो अलग बात है, लेकिन डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, शायद सीपीओ या स्टेनो के पेपर में आया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है, लेकिन आया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही आप कहोगे ना विल एक्सपेंड, बेटा ये क्या है? अगर आप वाटर को फ्रीज करते हो, देखो ध्यान रखना, कंडीशंस आप जब बांटोगे तो दो प्रकार की हैं, एक रियल है और एक अनरियल है। रियल में दो तरीके की हैं, एक फैक्ट बेस्ड और एक प्रेडिक्शन बेस्ड। फैक्ट बेस्ड कैसी होती है? जैसे ये है कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे, ये कंडीशन है, उसका जो रिजल्ट है अगर वो फैक्ट है तो फैक्ट बेस्ड है। अगर पानी फ्रीज करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, ये फैक्ट है या संभावना है? आप कहोगे फैक्ट है, यानी कि फैक्ट बेस्ड है। अगर फैक्ट बेस्ड है तो मेन क्लॉज में भी V1 आएगा। संभावना बेस्ड क्या हो सकती है? अगर तुम पानी को फ्रीज करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, संभावना हो सकता है गुस्सा ना हो। अगर तुम पानी को फ्रीज करोगे तो गुस्सा हो जाऊंगा मैं, अगर पानी जमाया तुमने तो गुस्सा हो गया। अगर तुम पानी को फ्रीज करोगे तो मम्मी मारेगी, अगर तुम पानी को जमाओगे तो मम्मी मारेगी। हो सकता है मम्मी कहे कि क्यों जमाई है बर्फ तुमने, और हो सकता है मम्मी कहे शाबाश बेटा मुझे बर्फ की जरूरत थी, जमा दिया। यानी कि मम्मी का गुस्सा होना इज अ पॉसिबिलिटी, वो फैक्ट नहीं है। बट अगर पानी को फ्रीज करोगे तो उसका एक्सपेंड होना क्या है? फैक्ट है। अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो मतलब अगर आप पानी को मतलब अगर आप बर्फ को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगी। ये फैक्ट है या प्रिडिक्शन है? आप कहोगे फैक्ट है। फैक्ट है तो ये फैक्ट बेस्ड कंडीशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर तुम बर्फ को हीट करोगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तो ये आपकी एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि हो सकता है मम्मी गुस्सा हो सकता है ना हो। अगर मैं मुंबई गया तो मैं राधिका के साथ घूमने जाऊंगा, ये फैक्ट है कि प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन हो सकता है मुंबई गया, वहां जाके टाइम ही नहीं मिला घूमने का। तो प्रेडिक्शंस और फैक्ट में फर्क है। अगर प्रेडिक्शन बेस्ड है तो मेन क्लॉज में सेल विल आता है, अगर फैक्ट बेस्ड है तो मेन वर्ब मतलब मेन क्लॉज में V1 आता है। तो विल एक्सपेंड नहीं होगा, एक्सपेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड एक्सपेंड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज एसेंशियल दैट, ये एवरी लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, एवरी, ये जरूरी है, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, दैट एवरी चाइल्ड हैज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब देख के लगेगा सही है, एवरी चाइल्ड, देखो ऐसे लगेगा, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एसेंशियल एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है, एवरी चाइल्ड सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो हैज आपकी वर्ब है, हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लगेगा सही है। लेकिन मैं कहूंगा रुको थमो, इट इज एसेंशियल यानी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? किसी चीज को जरूरी बताया गया है, किसी चीज को असेंशियल बताया गया, इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्या असेंशियल है? दैट कि एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के पास में। अब क्योंकि ये तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी को दिखाते हैं तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बेस फॉर्म हैव होती है ना कि हैज। बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो फोटोग्राफ वाला याद है ना, पासपोर्ट वाला, वही है ये। आगे देखेंगे, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेस्ट ही फेल्ड टू क्लियर द एग्जाम। भाई ही वर्कड हार्ड, लेस्ट ही फेल्ड नहीं होगा, ही फेल होगा, क्योंकि लेस्ट के बाद या तो फेल आएगा, या आप चाहें सेफ साइड चलना है तो शुड फेल भी लिख सकते हैं। फेल या शुड फेल दोनों करेक्ट है। ही इंसिस्टेड दैट, इंसिस्ट करने का मतलब क्या है?
किसी चीज की बार बार डिमांड करना। उसने ये इंसिस्ट किया, हिज मिस्टेक्स आर फॉरगिवन बाय द जज, कि जज साहब माफ कर दो। डिमांड कर रहा है, डिमांड है, तो ही इंसिस्टेड। इंसिस्ट अगर कर रहे हैं तो आगे अगर दैट क्लॉज आएगी तो उसमें क्या आएगा मेरे भाई, सब्जेक्टिव मूड आएगा, बेस फॉर्म आएगी, इसीलिए बी या फिर शुड बी लिखेंगे हम यहाँ पे, बी या फिर शुड बी। ठीक है, तो भाई ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। सेशन अच्छा लगा होगा। अगर एंजॉय करा है तो मेरे भाई बाकी के बहुत सारे और सेशंस मैंने लिए, आप उनको भी पक्का एंजॉय करोगे। अगर उनको भी एंजॉय करोगे तो आप हमारा ये बैच जरूर एंजॉय करोगे। तो वीओडी स्पेशल बैच है आपका। आप अभी से मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आप कुछ और तैयारी करना चाहते हैं यार, एवरीथिंग एट वन प्लेस, एंड दैट्स इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच। सिर्फ 699 रुपए के नॉमिनल फी में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है। बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। बाकी क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो कंटेंट की, बिना किसी ऐड के, बिना किसी बकवास के, बिना इधर उधर भटके, आपको टॉप क्वालिटी के जो 50 क्वेश्चंस कराएं अगर आपको लगे हों अच्छे मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इससे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट ना आपको कहीं नहीं मिलेगा जीवन में। बाकी मेरे भाई अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन स्टडी लाइव, और बाकी अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल होता है हमारे आरजी विक्रमजीत ऐप पे, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट कॉम्बो वीओडी, कॉम्बो लाइव, इंडिविजुअल वीओडी, इंडिविजुअल लाइव सब अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इंग्लिश के लिए तो स्पेशली मैं जरूर बोलूंगा कि क्वालिटी में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी लाइव बैच 999 और रिकॉर्डेड बैच आपका 699। बाकी वो कैब संजीवनी और इंग्लिश रामबाण, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। मैं हमेशा, चाहे बुक्स हो, बैचेज हो, क्लासेज हो, कहीं भी हो, आई ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। और क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना तो वहां से भाई साहब इंस्पेक्टर निकल के जाएंगे, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर अगर बनना है तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दिस, ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, बाकी मेरे भाई आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, हमने ये जो टॉप 50 सीरीज है ना, इसके हैंड रिटन नोट्स भी बनवाए हैं, और हैंड रिटन नोट्स आपको ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली इस चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव है इस चैनल के लिए, तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, हर जगह लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। बाकी दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।